और जो यतीम का माल खाते हैं उस हवाले से भी बताएं। अच्छा, यतीम का माल खाने में इसमें तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने शायद जितनी सख्त वईद कर दी है, हिलने का इम्कान ही नहीं है। सिर्फ यतीम का ही नहीं, मैं बहनों की भी करूँ ना तो सूरह निसा में आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने विरासत का जिक्र फरमाया कि विरासत की रेशो क्या होगी। उसके वेरी नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह हदूदुल्लाह है। इसको हदूद कह दिया, अल्लाह की हदूद, ये अल्लाह की हदूद, ये हदूदुल्लाह है, इनके करीब मत जाओ, और जो इनकी खिलाफ वर्जी करेगा उनके लिए दर्दनाक अजाब है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। हमेशा का मतलब है ना खत्म होने वाला सिलसिला नहीं, इसका मतलब ये है ना कि इस दुनिया में भी रहेंगे और आगे जाके भी रहेंगे अजाब में। अच्छा, ये हो नहीं सकता कि आप खुश हों, किसी का हक मार के जी आप कैसे, बरकत कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली, आप खुश रह ही नहीं सकते। मुझे बाहर का वाक़या बहुत अच्छा लगता है। एक बोल गिरा हुआ, ये यूरोप का एक वाक़या, तो वहाँ पे जाते हुए एक आदमी को कहा कि भी अब बच्चा छोटा भी आप ले लें, कोई 10 साल उसकी एज होगी। वो कहता नो दिस इज नॉट माइन। उसके बाद इतनी अट्रैक्ट करती है ये, नॉट दिस इज नॉट माइन। और आप अपनी बहनों की प्रॉपर्टी उठा के हजब कर दिया तो आपको नहीं पता नो दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन। लेकिन अक्सर ऐसे कहा जाता है कि अगर खातन जो हैं वो कोर्ट से रुजू करती हैं तो 6 महीने में फैसला आ जाता है। तो एक औरत जो है, एक बहन जो है, वो कैसे कोर्ट से रब्ता कर सकती है, लॉयर कैसे हायर कर सकती है, उसकी फ़ीस क्या है, प्रोसीजर बताइए। देखिए कि अभी अवेयरनेस हमें नहीं है। 2021 के बाद फेडरल में भी और पंजाब में भी एक अबर्ट्स पर्सन कायम किया गया जिसका स्पेसिफिकली पर्पस खवातीन की विरासती हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये हमारे गार्डन रोड में इसका ऑफिस है, आप एड्रेस करेंगे गूगल पे या मैप पे आपको मिल जाएगा। राइट। अब आपको सिविल कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले होता था वकील हायर करें, जाएँ, लंबी केसेज हैं, फिर आगे हेयरिंग्स हैं, आगे अपीलें, ऐसा मामला ख़त्म हो गया। अब वाइट पेपर पे एप्लीकेशन लिखें, उसमें अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखें अबर्ट्स पर्सन के नाम पे कि मेरी ये प्रॉपर्टी है और मेरा भाई मुझे मेरे हैंड ओवर करने से मुनकर है, और उसमें आप चले जाएं, खुद जाके पेश हो जाएं। अबर्ट्स पर्सन विद इन 6 मंथ्स वो प्रॉपर्टी आपको लेके देने का जिम्मेदार है थ्रू कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी मौजूद है शेखुपुरा में या एक प्रॉपर्टी मौजूद है जंग में, तो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के थ्रू अबर्ट्स पर्सन आपको प्रॉपर्टी लेकर देने का बंद है विद इन 6 मंथ। और तरीका नो आपका डायरेक्ट जाना है, आपको उस पर लॉयर की भी जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका कार, उनकी टीम ऐसे बैठ के आपको सपोर्ट करती है इस्लामाबाद में। मतलब इनोवेटेड और इनोवेशन है, डेवलपमेंट है। के बाद लेकिन पता नहीं। अच्छा, मजे की बात है, इसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद भाई के खिलाफ फैसला आ गया वो कि मैं चैलेंज कर दूं, इसकी अपील जस्ट जो पंजाब के गवर्नर के पास होगी, जो फेडरल के प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट अपील होती है और डायरेक्ट प्रेसिडेंट उसका अपील सुनता है। और आमतौर पर इसमें चूंकि जो बहन अबर्ट्स पर्सन चली जाती है 95 to 99% केसेज में बहन हक पे होती है, तो केसेस के भी फैसले बहनों के हक में ही आते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट की तरफ से आए या हम गवर्नर पंजाब की तरफ से आए। तो आपको मेरा ख्याल अब इस प्लेटफॉर्म को यूज कभी हमने ये नहीं देखा होगा किसी भाई ने क्लेम किया कि मेरी बहन ने मेरा हिस्सा ले लिया। मैंने तो कभी नहीं, बहुत कम केसेस है। एनीवेज, यही से कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। सवाल ये है कि मेरे जो नाना है उन्होंने बाज़ाहिर से कोई, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, प्लीज रिपीट कीजिएगा। मैं कह रही हूँ कि मेरे जो नाना थे बाज़ाहिर तो उन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बनाई थी, लेकिन उनका बैंक बैलेंस काफी ज्यादा था और उसकी सारी डिटेल्स हमारे एक मामू के पास ही थी। और हुआ ये कि नाना की डेथ हो गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनकी बैंक बैलेंस कितना था और क्या था। लेकिन जब डिवीजन हुआ तो मेरी जो वालदा है उनके हिस्से में बहुत कम पार्ट आया, और जो मेरे मामू है और जो उन्होंने अपने बच्चों को डिवाइड किया, मतलब जायदाद में जो हिस्सा दिया वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि वो एक प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है। तो इस तरह से क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि हमें नहीं पता कि वो बैंक बैलेंस था कितना। बहुत शुक्रिया आपका। बैंक बैलेंस की बात हो रही है, आई थिंक ये जायदाद से इसका ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल है। जब डेथ होती है किसी पर्सन की, जो अकाउंट होल्डर था, तो बैंक उसके अकाउंट को सील कर देता है। उसके बाद आपको वही जो मैं FRC की बात कर रहा हूँ वो लेकर उसकी कानूनी वारसान को हक मिलता है थ्रू कोर्ट, नॉमिनीज थ्रू कोर्ट राइट मिलता है, और फिर वो बैंक में जाता है या नादर उसका बनाकर FRC और उसका पूरा शेयर्स बनाकर और उसका रिकॉर्ड बैंक आपको बैंक से लेना पड़ता है कि कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। उनके शेयर वहां से बनता है लीगली, उसके बाद बैंक तकसीम करता है। तो अगर इस तरह किया गया, इट्स मीन के बैंक ने इलीगैलिटी की है, या बैंक आमतौर पर इलीगैलिटी करेगा नहीं, उसको क्या जरूरत है। नहीं, यूजुअली जॉइंट अकाउंट्स होते हैं ना कि आपके बच्चों के पास होते हैं माँ बाप के अकाउंट्स, या आपके पास इतना कोई नॉमिनी होता है कि वो दूसरा आके आपके बिहाफ पे ले सकता है। उनको चैलेंज करना पड़ेगा, सिंपल। तो वो तो फिर प्राइवेट उन्होंने किया ना, वो पहले सबसे पहले रिकॉर्ड ले लें बैंक से एप्लीकेशन मूव करके कितना अकाउंट में बैलेंस था जब उनकी डेथ हुई है,
उसके बाद इनको शेयर कितना मिला, बाकी अमाउंट कहाँ गई, बैंक से पूछा, बैंक ने हैंड ओवर इनके अकाउंट में करना था। अगर बैंक ने इनके अकाउंट में हैंड ओवर नहीं किया तो उसको चैलेंज करें। तो यानी कि इसी तरह अगर मदर के अकाउंट पे पैसे पड़े हुए हैं और शी डाई, तो उनके भी अकाउंट के जो पैसे वो डिवाइड होंगे प्रॉपर्ली शेयर के अकॉर्डिंगली, यानी बेटे को 2 हिस्से जाएंगे और बहन को तीसरा हिस्सा जाएगा। इसी के अकॉर्डिंगली बैंक डिवाइड करने का जिम्मेदार है। अगर बैंक उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड नहीं कर रहा तो बैंक को अब जाके इस ट्रांजैक्शन को चैलेंज करें। अगर माँ की जायदाद है तो बच्चों में भी उसी तरह डिवाइड होगी। एग्जैक्टली उसी तरह कि बेटी का इतना हिस्सा, बेटे का इतना हिस्सा, उसी तरह सेम वही रेशो रहेगी। और माँ चाहे तो किसी एक को दे दे, गिफ्ट कर दे, कर सकती है। अब इसमें कुछ आपको ग्राउंड बनानी पड़ेगी। ग्राउंड कल को चैलेंज होती है, जब कैसे ग्राउंड्स क्या होती हैं, अच्छा ग्राउंड्स में देखें कि जी मेरी बेटी जो नाफरमान थी, नौज बिल्ला कोई इलीगल काम करती थी, इसके कोई शराब की भट्टी चलाती थी, मैं इसलिए इसको प्रॉपर्टी नहीं दे, फिर तो आपको बात समझ में आती है। मतलब ग्राउंड्स ऐसी ही होनी चाहिए, ग्राउंड्स ऐसी होनी चाहिए जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती थी पैसे को इस्तेमाल करते हुए। और अगर बेटी सिर्फ आपने ब्याह के अगले घर भेज दी है और आप इस ग्राउंड पे दे रही हैं कि मैं अपने बेटे के साथ रह रही हूँ तो इसलिए मैं उसको दे रही हूँ, और बहन को बिल्कुल, बेटी को बिल्कुल महरूम कर रही हूँ सिर्फ इस ग्राउंड पे कि बेटे के साथ रह रही हूँ। दिस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। ठीक ठीक ठीक। अब चलते हैं अपने एक और सेगमेंट की जानिब, ब्यूटी सेगमेंट। वेलकम टू ब्यूटी सेगमेंट ऑफ मेरी सहेली। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर निदा हुसैन, शी इज़ अ ब्यूटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जब बात करते हैं एंटी एजिंग की तो ये बताएं कि मिथ है या इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि नाज़रीन समझ सके कि 25 के बाद या एंटी एजिंग आपकी किस एज से स्टार्ट होती है और आपको क्या एडाप्टिव मेजर्स लेने चाहिए अपनी रूटीन में खाने के हवाले से। इसमें मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि जो एजिंग होती है दिस 2 काइंड्स, 2 किस्म की होती है। एक इंट्रिंसिक होती है जो जेनेटिक होती है, राइट, और एक एक्सट्रिंसिक होती है जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्मोक अगर करेगा या ख्याल नहीं करेगा स्किन का, सन ब्लॉक नहीं लगाएगा, तो वो बाहर धूप के थ्रू वो एक एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है। अब एक्सट्रिंसिक एजिंग को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन जेनेटिक जो है वो आपकी वैसी रहेगी। अब जैसे नॉर्दर्न एरिया से अक्सर लोग आते हैं, उनके आप देखिएगा बहुत डीप रिंकल्स होते हैं और उनकी एजिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स नॉट जस्ट बेसिकली कि हम 20 से स्टार्ट करें या 25 से, हमने सारी चीज़ें देख के चलना है। तो फॉर पीपल हु फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज वो तो बहुत, दे हैव इंट्रिंसिक और जेनेटिक भी है और उनके एल्टीट्यूड भी ऐसा होता है ना, धूप भी इस तरह से पड़ती है, हाँ जी। तो उस वजह से यह है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ तो खैर कुछ नहीं होती, लेकिन जो एंटी एजिंग हम करते हैं उसमें एक तो सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या हो सकती है एंटी एजिंग टेक्निक्स बताइए। सबसे पहले तो आपने अपनी जो सेल्फ केयर करनी है उसमें धूप से बचना सबसे ज़रूरी, एंड उसमें ये नहीं होता कि आप बाहर नहीं निकलें, बट यूज़ अ सन ब्लॉक, ठीक है। बाकी अपना लाइफस्टाइल, डाइट अपनी अच्छी रखें, प्रॉपर प्रोपोर्शंस, प्रोटीन्स, फैट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ के। उसके अलावा plenty of water and then sun block, कम से कम 15 मिनट बिफोर लीविंग द हाउस, ठीक है। आप बाहर निकल रहे हैं और सन ब्लॉक के अलावा भी सन धूप आपके कोलेजन इलास्टिन जो आपकी स्किन के अंदर होता है उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है, तो उसके लिए आप वो भी लगाएंगे, सन ब्लॉक भी लगाएंगे, और उसके साथ ग्लासेस होती हैं, अम्ब्रेलाज होती हैं जो यू हैव टू टेक, बिकॉज वो सारी धूप से बचने का सबसे पहला तरीका है सबसे स्टॉप एंटी एजिंग, यस, और टू यू नो इसको रख सकते हैं हम एक जगह पे कंटेन्ड और मेंटेन, टू मेंटेन इट, यस, दैट इज़ वन थिंग। बाकी प्रोसीजर्स पे अगर आप चलते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल PRP से स्टार्ट लेते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स। अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट अबाउट दिस PRP, थ्रेड्स, फिलर्स और बोटॉक्स, इनकी रियलिटी क्या है? करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? आई थिंक PRP तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके अपने ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स हम लेते हैं और हम इंजेक्ट करते हैं इन बहुत लार्ज अमाउंट्स में एक स्पेसिफिक एरिया पे। तो PRP तो यूज़ हो रही है हार्ट ट्रांसप्लांट्स में भी हो रही है, हेयर ट्रांसप्लांट्स में भी हो रही है, आपकी रूमेटोलॉजी की जितने जोड़ों के दर्दों की चीज़ें उसमें भी हो रही है। सो दैट इज़ वेरी सेफ, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। कमिंग टू फिलर्स एंड बोटॉक्स, येस दे हैव देयर कॉम्प्लिकेशंस, बट देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे इंट्रिंसिक एजिंग तो है ही है और रिंकल्स और वो आते हैं, तो वो फिर उसमें आपको बोटॉक्स और फिलर्स करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर इंजेक्ट किए जाएं और प्रॉपर जिनकी ट्रेनिंग हो उनसे, प्रॉपर डॉक्टर्स से करवाए जाएं, तो कॉम्प्लिकेशंस मिनिमल होती हैं।
हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं, वो आपकी अपना जो हाइलुरोनिक एसिड विद एज ख़त्म होता है स्किन में, वो उसको रिप्लेस करता है, आपका वॉल्यूम को रिप्लेस करता है। बोटॉक्स एक टॉक्सिन है जो आपके रिंकल्स को ख़त्म करता है। सो इफ़ यूज्ड प्रॉपर्ली कॉम्प्लिकेशंस बहुत हद तक, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। अच्छा नाज़ा, बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियन, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू आवर ऑडियंस कि किस एज से आप करवा सकते हैं ये PRP या बोटॉक्स या फिलर्स? लाइक आई सेड, PRP इज़ योर ओन ब्लड, ठीक है। अब इंडिकेशंस पे डिपेंड करता है, PRP बालों के लिए भी करता है। आप सिर्फ अगर एंटी एजिंग का कह रही हैं तो अगर आपको लगे कि आपके रिंकल्स इवन लेट 20s में भी स्टार्ट हो रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद दैट। PRP के मेंटेनेंस सेशंस चाहिए होते हैं आपको, 3-4 सेशंस करके उसके बाद कुछ एवरी 4-5 मंथ्स एक सेशन ले लें तो इट एक्चुअली स्टॉप्स योर एजिंग, आपकी कोलेजन वो बिल्डअप करता रहता है। अब एंटी एजिंग में हम जनरली ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी स्किन है जो ढलक रही है, ये नहीं होता। हमारे स्किन के नीचे फैट कंपार्टमेंट्स हैं जो हमारे फेस को वॉल्यूम दे रहे हैं, वो भी कम होते हैं। हमारे मसल जो फेस के हैं वो भी लैक्स हो रहे होते हैं, हमारी लिगामेंट्स लैक्स हो रही होती हैं, हमारी बोन भी आहिस्ता आहिस्ता भर रही होती है। नहीं, आपने कहा कि सिर्फ 2-3 सेशंस आर फाइन, लेकिन जब हम जाते हैं फिज़िकली डॉक्टर्स के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो वो तो कहते हैं कि नहीं 10-12 वो दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन। मैं बिल्कुल स्टार्ट की बात कर रही हूँ, व्हेन यू जस्ट स्टार्ट ऑफ इन योर लेट 20s। फिर अगर आपकी स्किन ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा उसमें इश्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं या उसको ज़्यादा कोई इशू है, इट नीड्स मोर रिजुविनेशन, तो फिर ऑब्वियसली फिर उसके मुताबिक सेशन ज़्यादा होंगे। वो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो उसमें यह है कि ये वेरी करता है ना, हर ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड है। ये नहीं कि आप आएंगी तो आपके लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा और कोई और आएगा जो ज़्यादा एज का होगा या कम एज का होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर एजिंग उनको ट्रीटमेंट्स बताइए। ये बताइए, जो बात करते हैं बोटॉक्स की, थ्रेड फिलर्स की, तो वो जो टेक्निक्स हैं वो कितनी इफेक्टिव है, किस एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं? बोटॉक्स इज़ व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग रिंकल्स। जैसे मैंने कहा नॉर्दर्न एरियाज़ के 28 ईयर्स में भी जिनको स्टार्ट हो जाते, 28 ईयर्स में भी जिनको रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं, 28 ईयर्स में बोटॉक्स करवा सकते हैं। यस, 18 अबव आप कर सकते हैं, 18 से स्टार्ट करवा सकते हैं आप? करवा सकते हैं, बट 18 में यूज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, बिकॉज़ यू डोंट हैव सेंसिटिव होती है। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उस एज में, 18-19 में। हाँ, बट इंडिकेशंस हैं। बोटॉक्स सिर्फ रिंकल्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए नहीं होता है। बोटॉक्स बहुत सारी, जैसे आपके मसल स्पैज़म्स होते हैं, मीग्रेन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है बोटॉक्स। इट्स नॉट जस्ट एंटी एजिंग। बात करते हैं प्रोमिनेंट फिगर की, ऐश्वर्या राय की, तो उनके बारे में बहुत डिस्कस हो रहा है कि उन्होंने अपनी स्किन पे एस्थेटिक मल्टीपल सर्जरीज और टेक्निक्स करवा रखी है, तो उन्होंने कौन से किए हुए, आपको क्या लगता है? आई थिंक कि उन्होंने फैट ग्राफ्टिंग करवाई है and maybe combined with fillers. तो generally and she's gained a lot of weight, to be very honest with you. तो जब आप fat grafting कराते हैं and you gain weight, तो वो fat थोड़ा सा जो आपने graft कराया था वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। But then again, वो जो उन्होंने weight gain किया वो उसका side effect है या? weight gain के साथ जो साथ उन्होंने combination treatments भी किया ना, it's all of that. So there are doctors जो honestly fillers गलत भी करते हैं। Aesthetics is not about looking like you're filled up, it's all about looking beautiful naturally. ये नहीं होता कि पता चले कि कुछ किया है, प्लास्टिक से तो वहाँ पे तो डॉक्टर फेल हो गया ना। It has to be done in a natural way कि पता ना चले basically. यानी कि ऐश्वर्या राय का जो डॉक्टर है वो फेल हो गया, because everybody could understand there is a difference between her there is a difference, but I think a lot of it has something to do with her weight. These treatments can go wrong like any time. हर किसी की स्किन पे सूट नहीं करते हैं ना, कुछ स्किन टाइटनिंग के लिए भी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। जी जी, जो एजेड हमारी कराते हैं, बट देन अगेन मैं यही स्ट्रेस करूँगी कि गो टू समबडी हु नोज देयर वर्क,